हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग बैक। मेरा नाम आमिर और आज नर्चल लाइफ टॉक्स में आई एम रियली रियली ऑनर्ड। आई मीन इट्स रियली आवर प्लेजर टू होस्ट the esteemed Professor Roop Rekha Verma ji. She is the former Vice Chancellor of Lucknow University. She is a globally recognized scholar in philosophy. 4 दशक से ज़्यादा उन्होंने एकेडमिक्स को दिए हैं। उनका वर्क जो है वो साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल लॉजिक से लेकर एपिस्टेमोलॉजी से लेकर सोशल फिलॉसफी और तमाम तरह की फील्ड्स में रहा है। एक बहुत ही जानी मानी, बहुत ही इफेक्टिव जिसे कहेंगे सोशल एक्टिविस्ट रही हैं वो। उसके अलावा कॉमनवेल्थ फेलो एट ऑक्सफोर्ड रही हैं, ऑथर हैं, न जाने कितने रिसर्च पेपर्स इनके जो है वो इस वक्त एकेडमिया में बहुत ज़्यादा रेफर किए जाते हैं। एंड शी हैज सर्व्ड एज एन ऑन एन एडवाइजरी रोल in with AMU, NCERT, and UGC. So it's my pleasure, it's my honor to welcome her. Thank you so much, ma'am, for taking out time Thank for us you. tonight. Thank you for inviting. So इतना कुछ जानना है आपसे, लेकिन चलिए ठीक है, हम धीरे धीरे पूछने की कोशिश करते हैं आपसे। 40 साल आपने तकरीबन एकेडमिक्स को दिए एंड यू हैव बीन द वीसी ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। सो कैसे आपका, I mean, you're always interested in getting in education and philosophy. Philosophy has been your major. Yes, philosophy. Actually, my academic career was partly decided by circumstances. Initially, I wanted to be a scientist, but the city in which my early education was held did not have science after high school. And at the tender age of 14, my family did not have the courage to send me away from the city and live in a hostel. So I had to change my subject. So when I came to Lucknow for graduation, I opted for philosophy because I had very starry-eyed ideas about philosophy. But then later on, I thought it was not a bad choice. It has given me a lot of strength for clear thinking. Right. वैसे फिलोसफी को बहुत सारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है, बट इज इट रियली? देखिए, एब्स्ट्रैक्ट तो है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन तो साइंस में भी होता है। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होता है, हम ग्लोबली उसमें सोचते हैं। साइंस की अप्लाइड जो फील्ड्स हैं उनमें तो आप लोकल इश्यूज पे और एक दायरे में बंधे हुए इश्यूज पे काम करते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस फॉर्मेशन और उसका वेरिफिकेशन में आपको बहुत सारा थियराइजेशन करना पड़ता है। ज्ञान अपने आप में, नॉलेज अपने आप में स्पेसिफिक से ऊपर उठ के थोड़ा थियराइजेशन की तरफ ले जाना उसकी मांग है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई भी एकेडमिक बच सकता है, लेकिन फिलॉसफी में जरूर है कि हम मोस्ट जनरल चीजों पर भी ध्यान देते हैं जो बहुत बार अस्यूम कर लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, ये बात सही है। अच्छा, फिलॉसफी में भी आपने फिलोसॉफिकल लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी और सोशल फिलॉसफी, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? आई मीन थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई करी है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। जी, एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में ज्ञान मीमांसा कहते हैं। It explores the preconditions of knowledge. What are the requirements? What are the preconditions? Knowledge का मतलब क्या होता है? Knowledge और सिर्फ belief में भेद क्या होता है? Knowledge और prejudice में क्या भेद होता है? और ये चीजें बहुत एब्स्ट्रैक्ट और एक तरह से मेंटल लग्जरी आपको मालूम दे सकती हैं, लेकिन आप अगर आज के ही हालात में पूरी दुनिया में नजर डालें कि कितनी प्रेजुडिस नॉलेज के जो अंडर आपको पुश इन की जा रही है, नॉलेज के नाम पे आपको कितना अंधविश्वास, कितना पाखंड और कितना प्रेजुडिसेस हमारे दिमाग में भरा जा रहा है। तो काश
हमारे बच्चों को थोड़ी बहुत इस तरह की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिफिकेशन अगर बचपन से लेके जवानी तक मिल जाए तो वो इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन जो आजकल दुनिया में चल रहा है उससे बच सकेंगे. सो आई थिंक दैट बिल्कुल इवन दो इट साउंड्स very abstract and needless for life, I think this is the most essential thing for life, for leading a meaningful life, for leading a careful life, for leading a life of being an independent thinker. आप अपने जीवन के मसाइल खुद सोच सकें और फिर जो तमाम आपके सामने परोसा जा रहा है उसमें से आप रैशनली चुन सकें. इसके लिए मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत जरूरी है इनको जानना. very true very very true What so I mean is that it is beneficial for practical life also, although apparently it doesn't seem to be so. But it is very essential for leading a better and more thoughtful and reasonable life. I'm not saying entirely rational life, but even reasonable life. Emotion has a place. आप भक्ति भाव भी करते हैं, इट हैज ए प्लेस, लेकिन ऑन द होल आपके जीवन के जो कार्यकलाप हैं, आप क्या चीजें चुनेंगे, किस डॉक्टर के पास जाएंगे, फला इंफॉर्मेशन का एक पूरा आपके आंधी है आजकल, आप कौन सी बात उसमें से चुनेंगे मानने के लिए. सो लिटिल यू नो knowing the preconditions of knowledge helps you. very It is true useful it for does. life. Yeah. तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी फिलॉसफी, थोड़ी सी साइकोलॉजी, ये सारी चीजें जो हैं वो बचपन से लोगों को पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जी जैसे कि बिल्कुल आप कह रही जरूरी हैं. है जी. इनफैक्ट सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा ये है, हम ये नहीं कहते कि आप बच्चे की जो बस्ता है वो बहुत भारी कर दीजिए, सब पढ़ाना शुरू कर दीजिए, लेकिन लाइफ से जो रेलेवेंट चीजें हैं, जैसे कि रैशनल चॉइस कैसे करें. आप फिलॉसफी की पूरी किताबें मत पढ़ाइए, सुकरात से लेके नव्य न्याय और ये जो अद्वैत वेदांत है, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है पढ़ाना, लेकिन आप कम से कम उसको साथ एक चर्चा कर सकते हैं कि रैशनल चॉइसेस कैसे की जाएं. तो थोड़ा बिल्कुल सा एक डोज इसका जरूरी है. उसी तरीके से हम एक प्लूरल सोसाइटी में रहते हैं, तो एक दूसरे के दुख दर्द हम कैसे समझें, ये फिलॉसफी की बात नहीं है, ये शायद जी सोशियोलॉजी की बात है, या केवल एक इंसान होने की शर्त है ना. लेकिन बच्चों से वेरी हम ट्रू ये सेंसिटाइजेशन का काम नहीं करते हैं. जेंडर क्यों, माँ क्यों हमेशा डांट खाती है और पिता जो है वो तय करता है सारी चीजें, माँ तय नहीं कर पाती, कुछ घरों में करती है लेकिन ज्यादातर में अभी भी नहीं. तो ये जो तमाम जिंदगी के मसाइल हैं, इनका कोई बहुत आपको एक्सपर्ट बनाने की जरूरत नहीं, वो बन भी नहीं सकता, इतना सादा नॉलेज का लोड बच्चा नहीं ले सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका जूस देते रहना और डिस्कशन करते रहना बहुत जरूरी है. मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कंडीशन है एक ऐसी एजुकेशन की जो इंसान बनाती है. आप जी कमाने लायक बनाइए, वो तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ये सारी बातें जरूरी हैं. और थोड़ी थोड़ी उसका एक्सपर्ट ना बनाइए, गहराई में मत जाइए, पर थोड़ी थोड़ी ये बातें होती हैं. और मुझे लगता है कि फिलोसफी ने उस समय नहीं समझ आ रहा था जब मैं पढ़ रही थी, पर जब मैं रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ कि क्यों मुझे बहुत सी चीजें ज्यादा साफ दिखती हैं, जो हमारे जी बहुत सारे मनीषी जो बहुत अच्छी रिसर्चेस कर चुके हैं वो भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने उस चीज में जो ट्रेनिंग ली लंबे समय, तो मुझे लगा कि वो बाल की खाल निकालना जिसको कहते हैं, हम फिलोसफी में सीखते हैं, सवाल पे सवाल पे सवाल, और थोड़ा सा ये आदत सवाल उठाने की जिंदगी में बहुत जरूरी है और अच्छा इंसान बनने के लिए भी जरूरी है, मुझे लगता है. बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने. आप एक बुक आपने को एडिट करी, जी फिलोसफी ऑफ पीएफ स्ट्रॉसन, जी वो जो कि अपने आप में एक फिलोसफिकल डिस्कोर्स में काफी मतलब काफी उसका वैल्यू है उसकी. सो
वो किस चीज के बारे में है और आपने उसे को ऑथर किया तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, ये जो बातें अभी मैंने कही, हम्म। उस तरह की कोई चीज है वो जिंदगी के बारे में, उसमें मसाइल नहीं है। आई मस्ट से हम्म। कि ये कोई बहुत सेंट्रल योगदान नहीं था। मैंने और एक प्रणब कुमार सेन जो कलकत्ता के थे, जादवपुर यूनिवर्सिटी के, हम दोनों मिलके किया था। पीएफ स्ट्रोसन फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज और एनालिटिकल फिलोसफी के अंदर बहुत बड़ा नाम रहा है। हम लोग जी। उनके पे रिसर्च करते रहे, ग्लोबली उन पर रिसर्च हुई है। और जब मैं ऑक्सफोर्ड में थी तो उनसे मुलाकात भी, वो जिंदा थे, उनसे मुलाकात हुई, फ्रेंडशिप भी हमारी हुई उनसे और उनकी फैमिली से। और वो हम लोगों के इनविटेशन पे कई बार इंडिया आए। जब वो नहीं रहे, जब वो थे जिंदा, हाँ, तभी ये तय किया गया कि एक फेस्ट शिफ्ट, यानी एक उनके ऑनर में उनकी फिलोसफी को एनालाइज करते हम लोग किताब लिखें। तो वो हम लोगों ने की है। इसमें जो बातें मैं अभी जिंदगी में कुछ सीख के लिए कह रही थी, वो इश्यूज नहीं है। कुछ टेक्निकल हम्म। इश्यूज हैं फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज के, कि एक लैंग्वेज की हम्म। अजम्पशंस क्या होते हैं फॉर बीइंग अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, और उसमें किस तरीके के प्रिसपोजिशंस होते हैं कम्युनिकेशन के। इस तरह की कुछ फिलोसॉफिकल लिंग्विस्टिक फिलोसफी की थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप, पता नहीं मेरे ये सवाल कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं या जो आपकी लैंग्वेज की बंदिशें हैं, वो बहुत सारा आपके मेंटल प्रोसेस पे, थॉट प्रोसेस पे असर डालती हैं। क्या ये सही है? कुछ हद तक बिल्कुल सही है। हम्म। लैंग्वेज एक तो देखिए ऐसा है कि हम कितनी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जी। अफसोस की बहुत बात मैंने यूनिवर्सिटी में रहते हुए नोट की कि हम्म। बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूलों से भी, कॉलेजेस से पढ़ के आए लोग भी, ना तो हिंदी में वो अपनी बात को बहुत साफ तरीके से कह पाते हैं, ना ही अंग्रेजी में या जो भी भाषा वो जानते हैं। हम अपनी बात को साफ साफ प्रिसाइजली कह पाए, ये स्किल देना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहते हैं। और मुझे बड़े अजीब सी बात है, हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि ये मैंने बहुत से टीचर्स को भी देखा। मैं चूंकि डीन और वाइस चांसलर रही, हेड भी रही अपने डिपार्टमेंट की, इवन तमाम जी। टीचर्स जो कि एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है उनको, उसमें वो एक साफ सुथरे तरीके से संक्षेप में अपनी बात नहीं कह पाते हैं कि क्या क्या वो मांग रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो एक तो ये है कि हम एक दूसरे से जुड़ते हैं भाषा के माध्यम से। हम बहुत हम्म। तरह से जुड़ते हैं एक दूसरे से। आंखों से देख के जुड़ते हैं, हम छू कर जुड़ते हैं। लेकिन भाषा भी एक सबसे जो हमारे ऊपर हावी रहता है और सबसे ज्यादा जो व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है इंस्ट्रूमेंट हमारा जुड़ने का किसी इंसान से, और बहुत बार जानवरों से भी। आप जानवर पालते हैं या रास्ते में, तो आप बहुत सी बातें ऐसी करते हैं जो जानवर उसका आशय समझता है। आप प्यार से बोल रहे हैं या आप डांट कर बोल रहे हैं। तो भाषा तो हमें जोड़ती भी है और हमें काटती भी है, हम जिस तरह बोलेंगे। बिल्कुल। तो भाषा जो है वो एक इफेक्टिव भाषा, जिससे हम सही शब्द इस्तेमाल कर पाए, द चॉइस ऑफ वर्ड, हम क्या कहना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम प्रतिबद्ध होके काम करेंगे, तो हम कहें कि हम कमर कस के काम करेंगे, कटिबद्ध होके करेंगे। तो प्रतिबद्ध और कटिबद्ध भी बहुत बार लोगों को समझ नहीं आता। जो लैंग्वेज हम सीखें उसमें बहुत सारे इमोशनल टोन्स भी अलग अलग होते हैं। भाषा जी। में केवल एक ऐसा नहीं, वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है हर शब्द, उसका एक इमोशनल और प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट भी होता है। तो भाषा सीखने के लिए, उसको पूरी तरह से काबू में करने के लिए जरूरी है कि उसका जो इमोशनल, उसके मायने में जो एक इमोशनल टच भी जुड़ा हुआ है। एक ही मायने के कई शब्द होंगे जो कई तरह के इमोशन से जुड़े होंगे। तो वो भी बच्चों को सीखते समय उसकी तरफ ध्यान दिलाना और उसको महसूस कराना जरूरी है, मुझे लगता है। तो लैंग्वेज हमारे जीवन का
सबसे इम्पोर्टेंट जो मीडिया हमारे पास है उनमें लैंग्वेज मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा सुंदर भी है। बहुत क्रिएटिविटी उसमें हो सकती है। हम उसके नए प्रयोग कर सकते हैं और कैसे नए प्रयोग करें ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। साहित्य इसी से बनता है, लिटरेचर इसी से बनता है। एक्चुअली हमारी सारी कहानियां ही तो सारी स्टोरी, सारा रेफरेंस, सब कुछ लैंग्वेज से ही फ्लो होता है। लैंग्वेज से होता है, दूसरे तक हम लैंग्वेज से ही या इशारे से। एक इशारे है हमारे पास माध्यम और एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज है। और लैंग्वेज भी कई तरह की होती हैं। जो डेफ यानी स्पेशल नीड वालों की भी लैंग्वेज होती है, पर कोई ना कोई सिंबल्स तो होते हैं। उन सिंबल्स के जो एक्सटेंशंस हैं वो जानने की जरूरत है। इसलिए लैंग्वेज के बारे में इन जनरल जानना भी जरूरी है और फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज का थोड़ा सा योगदान इसमें है। और लेकिन जो हम लिटरेचर पढ़ाते हैं वो मेरे ख्याल से जी। जीवन पे बहुत, और मैं खुद अपने जीवन के लिए कह सकती हूँ कि अगर हमारे घर में लिटरेरी एटमॉस्फेयर ना होता है, हालांकि कोई प्रोफेशनल लिटरेटियर हमारे घर में नहीं था, पर एक अच्छी लाइब्रेरी थी, लिटरेचर की बातें होती थी, लिटरेरी बैठकें होती थी। मुझे लगता है कि जो बहुत सा नेगेटिव भी है मेरे में, लेकिन जो पॉजिटिव है उसमें एक बड़ा हाथ उस लिटरेचर का भी रहा है और अभी भी लिटरेचर इफेक्ट करता है जो आप पढ़ते हैं। आप नागार्जुन को पढ़ते हैं या आप पढ़ते हैं उपेंद्र नाथ अश को पढ़ते हैं, वो कौन थे, एक आवारा जो अपना एक तखल्लुस रखते थे, ये निर्भर करता है कि आपके हाथ में कौन सी किताबें पढ़ती हैं, वो आपको किस तरह से बनाती हैं। वी आर कंस्ट्रक्टेड by the discourses around us. And one big discourse is framed by the books which we read, the magazines which we read. वेरी ट्रू। आई थिंक दैट इज सो ट्रू। मुझे लगता है कि मेरी सोच पे अब तो मैं बैठ के एनालाइज कर पाता हूँ कि मेरी सोच में कोई चीज कहाँ से आई। मैं देखता हूँ कि किस तरह से किन किताबों ने, जो मैं हाई स्कूल से या बचपन से पढ़ते आ रहा था, वो कैसे 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 मेरे कौन सी बिलीव्स को ट्रांसफॉर्म करते गए और उनको बिल्डअप करते गए, और किस तरह से आई एक्चुअली बिकेम a lot of me that I am today is because of the books and the media that I consumed. हसरत मोहानी को पढ़ेंगे, आप नजीर बनारसी को पढ़ेंगे तो एक बात होगी, गालिब को पढ़ेंगे तो एक बात होगी, और एक आप बशीर बद्र को पढ़ेंगे तो एक तीसरी बात होगी। तो इस तरह से हर एक का अपना एक फ्लेवर है। लेकिन अगर आप सिर्फ मान लीजिए आप जासूसी उपन्यास ही पढ़ते रहते हैं और 90% आपकी रीडिंग में जासूसी उपन्यास है, तो आप एक खोजी मानसिकता तो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आप कहना चाहिए कि लोगों के इमोशंस से, लोगों की तकलीफों से और लोगों की खुशी से जुड़ने में थोड़ी सी आपकी कमी रहेगी आपकी। आप वो शायद महसूस उतने अच्छे से ना कर पाए जितना कि आपकी एक खोजी मानसिकता डेवलप हुई। सो वी आर मेड लॉट by the discourses around us, and books and magazines form a big part of that. Very true, ma'am. Very true. So आपके काम की और बात करते हैं। आपने, आपके टॉपिक्स रहे हैं फिलोसफी ऑफ माइंड, मेटाफिजिक्स में भी आपने इंटरेस्ट रखा है। तो ये जो एरियाज ऑफ स्टडी हैं, ये कैसे ह्यूमन बिहेवियर को समझने में हेल्प करते हैं? और रिसेंटली तो मेटाफिजिक्स को तो कुछ का कुछ बना दिया गया है, एकदम ही उसका इधर से उधर कर दिया गया है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग फिलोसफी में आमतौर पे जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, और ये भी बहुत समझने की चीज है जो ज्यादातर 90% लोगों को नहीं पता है कि मेटाफिजिक्स में हम दुनिया के बारे में एक तरह से तो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, किताबें जो हैं मेटाफिजिक्स की बताती हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती है कि दुनिया कैसे बनी है, दुनिया में क्या है। ये साइंस का काम है, ये विज्ञान का काम है। फिलोसफी तो बेचारी इस काबिल नहीं है जो हमें बताए कि दुनिया क्या है, वो साइंस बताती है हमें।
और ना ही धर्म हमें बता पाता है कि क्या है। धर्म में कल्पनाएं हैं, पॉस्टुलेशंस हैं, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है। तो साइंस ही हमें बताएगी कि क्या, लेकिन मेटाफिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम्म, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हर साइंस में स्पेस टाइम का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, पर कोई बिल्कुल। साइंस स्पेस टाइम का मतलब क्या है ये नहीं बताता। तो उसमें क्या थियरीज हैं, स्पेस को लोगों ने कैसे कैसे समझा है, काल को टाइम की क्या थियरीज रही हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम्म, ये चीजें कुछ ऐसा है जो इंटेलेक्चुअल भूख आपकी संतुष्ट करते हैं, और कहीं आपको बहुत क्लैरिटी से अंदर तक जाके इवन साइंस की बातों को समझने में मदद करते हैं, क्योंकि वहाँ के बेसिक कंसेप्ट्स को हम ज्यादा बेहतर समझ लेते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान बनने, और मुझे लगता है कि वो सोशल साइंसेस जो हैं वो हमारी ज्यादा, या जो जिनको हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं, वो हम्म, हमें समाज की ज्यादा अच्छी जानकारी देते हैं। तो फिलॉसफी के बारे में हम ये क्लेम नहीं करते कि सब कुछ फिलॉसफी से ही हमें अच्छा अच्छा मिल जाता है। कुछ हम बेसिक चीजों के बारे में क्लियर हो लेते हैं तो हमारी समझ बेहतर हो जाती है, हमारे समझ की जो ग्राउंडिंग्स है वो बेहतर जी। हो जाती है। तो जब हम, अगर फिलॉसफी का थोड़ा हमें है, थोड़ी सी ट्रेनिंग है, तो जब हम सोशियोलॉजी की किताबें पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के, इतिहास के, तो हम ज्यादा क्रिटिकली उन चीजों को समझ सकते हैं। ये योगदान है फिलोसफी का, कि हम ज्यादा बेहतर जी। तरीके से क्रिटिकली हम समझ सकते हैं। कि हम रोमिला थापर की किताब को हम ज्यादा ठीक समझेंगे, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। हम पीएन ओक की भी किताबें पढ़ते रहे हैं, जो हर चीज को हिंदुओं का बना, और वो मुसलमानों के अगेंस्ट, और वो यानी कि जो बर्मिंघम है वो ब्रह्मनगर है, और लंदन है वो पता नहीं लल्लन क्या था। और ये जो तमाम चीजें हैं, और ताजमहल, तेजो महल वगैरह वगैरह, ये बड़ी लंबी लिस्ट है। तो हम पीएन ओक को पहली बात कि हम हिस्टोरियन मानेंगे। अगर हमें फिलोसॉफिकल कुछ फंडामेंटल्स की समझ है तो हम ज्यादा आसानी से डिसीजन ले पाएंगे कि हम झा साहब को, और ये जो मैंने अभी नाम लिया, अ, देखिए मैं नाम बहुत जल्दी दिमाग से, अभी अभी मैंने नाम लिया, रोमिला थापर रामला है, थापर, जी जी। बिपिन चंद्रा है, इरफान हबीब हैं। दो इरफान हबीब इस समय हमारे देश में हैं, दोनों हिस्टोरियन है, एक तो ज्यादा पुराने और मशहूर हैं, अलीगढ़ में। हम इन लोगों की हिस्ट्री को ज्यादा मुकम्मल मानते हैं, हिस्ट्री की किताबें इन सब ने लिखी हैं, या पीएन ओक जैसे इंसान की। तो वो हमें बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर होते हैं तो हमें वो मदद करती हैं ये समझने बिल्कुल। में। और ये जिंदगी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट मसला, और आज तो बहुत बड़ा मसला है ये, कि हम समझ लें कि हम कौन सी बात, कौन सी हिस्ट्री को, कौन सी पॉलिटिकल साइंस को, और पॉलिटिकल साइंस से निकली हुई पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं, कौन सी सामाजिक व्यवस्था को बेहतर समझते हैं, मनुस्मृति में दी हुई, कुरान में दी हुई, या वो जो हमारे संविधान में है। इन दोनों से फर्क है हमारे संविधान में। तो वो चॉइस आप थोप नहीं सकते हैं किसी पे कि हम माने ही वो, लेकिन हम बेहतर सिटीजन के रूप में हम ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि क्यों हम संविधान में दिए गए सामाजिक खाके को बेहतर माने, बनिस्बत उस खाके को जो मनुस्मृति, या इवन वेदों में, या कुरान में, या बाइबल में दी हैं। मैं तो पर्सनली संविधान वाली जो एक में जो एक सपना दिया हुआ है समाज का, एक खाका दे, सपना ही नहीं है, खाका है। मैं जी। वो खाका बेहतर समझती हूँ। हर एक अपना चुनेगा, कोई हमारे जैसे लोगों की हैसियत नहीं है कि हम डिक्टेट करें, लेकिन ये डिसीजन लेने में फंडामेंटल कंसेप्ट्स की समझ मदद करती है, और फिलोसफी से थोड़ी बहुत मदद इसमें मिलती है। तो बात करें, आप जब वाइस चांसलर हुआ करती थी और डीन हुआ करती थी, तो क्या की चैलेंजेस आपने देखे एजुकेशन सिस्टम में, और एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैलिबर का, उसको लीड करने में?
क्या ऐसे चैलेंजेस वहां पर नजर आए आपको? देखिए, चैलेंजेस तो नजर टीचर रहते हुए ज्यादा समझ में आते हैं, क्योंकि आप काफी नजदीक, उस समय ज्यादा नजदीक मशगूल स्टूडेंट्स होते, रहते हैं जी। क्लास लेते हैं, उनके साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। तो वो तो पहले से ही कुछ ही सालों में वो ऐसा था जी। कि हम एक इतना, जैसे कहते हैं आंखों में सितारे भर के चीजों को देखना, स्टारी आइड हम्म। अंग्रेजी में जो कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जब एमए करने के बाद अच्छा करियर था, तो घर पे चिट्ठी आ गई थी ऑफर करते हुए कि आप टीचर बन सकते हैं। उन दिनों टेम्परेरी होके फिर सिलेक्शन कमेटी जो बैठती थी, परमानेंट होते थे या नहीं भी होते थे, निकल भी जाते थे, सिलेक्शन कमेटी नहीं हम्म। चुने तो ये लगा कि जैसे कि सातवें आसमान पे चढ़ना जो कहते हैं, कि हम्म। यूनिवर्सिटी में भाई ऑफर आया है तो किसी काबिल है। और एक बहुत ही सितारों भरी निगाह से हम यूनिवर्सिटी को देखते थे। धीरे जी। धीरे जब वहां पे टीचर की हैसियत से अंदरूनी चीजें जानने का ज्यादा मौका मिला विद्यार्थी के रूप में, तो दूरी, वो जमाना ऐसा था कि टीचर से बहुत चमी नहीं हो पाते थे। वो एक एक्सपेक्टेड रहता था कि टीचर दूरी बरतेगा और स्टूडेंट भी दूरी बरतेगा। तो टीचर होने के नाते जब अंदर से देखा तो काफी जैसे आसमान से धरती पे पटकने की बात होती है, ये लगा कि ये उस हम्म। तरीके का स्वर्ग नहीं है जिसकी कल्पना करके यहाँ आए थे। यहाँ पे कुछ बड़े आलीशान लोग हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो कि शिक्षा जगत में नहीं होने चाहिए, जो कि बहुत गलत काम करते हैं। हिंसक लोग भी हैं और बड़े उदार, विद्वान, आलीशान लोग भी हैं। एक मिक्स बैग है। हम पहले उसको मिक्स नहीं मांगते, बिल्कुल शुद्ध बढ़िया आला नशीन मांगते थे। तो वो चीजें जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगी, वो पॉलिटिकल एस्पिरेशन के साथ जो आए लोग होते हैं, जो हम्म। विद्यार्थियों में भी होते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे लिए थोड़ी दुख के साथ मैंने नोटिस किया कि टीचर्स में भी होते हैं, जो माहौल को, के जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, उसको थोड़ा सा चोट पहुंचाने का या काफी चोट पहुंचाने का काम करते हैं, और फिर मैल प्रैक्टिसेस भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे वाइस चांसलर के रूप में लगा उस समय, वो ये था कि जब मैं वीसी बनी, उस समय यूनिवर्सिटी की फजा बहुत ज्यादा क्रिमिनल हो चुकी थी। एक लड़के का मर्डर 4 दिन पहले ही हुआ था और यूनिवर्सिटी उस 4 दिन से बंद थी। जब मुझे, और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई ड्यूली सिलेक्टेड वीसी नहीं थी, चूंकि जो उस समय वीसी थे वो चले गए थे और कोई नया जो सिलेक्शन प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई थी। तो कानून यूनिवर्सिटी का ये कहता है, जो टीचर सीनियर मोस्ट टीचर हो, उससे तब तक आप एक्टिंग वीसी का काम कराइए, और जब चांसलर अपनी प्रोसेस पूरी कर लेंगे, नया वीसी आ जाएगा, टेक ओवर कर ले। तो मैं एड हॉक, हम्म। उसी तरह से केयर टेकर वाइस चांसलर थी। तो उस जो क्रिमिनल एटमॉस्फेयर था वहां, और पूरी अराजकता थी यूनिवर्सिटी में, उसको बहुत लोहा मुझे लेना पड़ा, चैलेंज था। लड़के का मर्डर हुआ था, बहुत सारे क्रिमिनल लोग हॉस्टलों में रह रहे थे, क्रिमिनलाइजेशन छन करके नीचे दफ्तरों तक में आया था। रिश्वत लेना, गलत लोगों को ठूंसना, नकली कागज बना देना, और क्रिमिनल्स की मदद करना, अकाउंटिंग में गड़बड़ी करना। तो ये समझिए कि जो मेरा 3 महीने का कुछ था चांसलर ऑफिस से कि हम जल्दी चुन लेंगे, आप ले लीजिए, क्योंकि पहले मैं थोड़ा हम्म। आनाकानी कर रही थी लेने में। अगर सीनियर मोस्ट ना ले तो अगले सीनियर मोस्ट को जाता है ऑफर। तो वो करीब करीब साल भर उसमें घिस गया, लंबा खींच गया, और मैं हम्म। पूरे साल भर इन एलिमेंट से जूझती रही। लोग कहते हैं कि कुछ मैंने अच्छे काम किए, पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा, पब्लिक देख रही थी कि किस तरह जूझ रही है क्रिमिनल लोगों से। और अगर उस समय की फाइल होगी तो आज भी उसमें, अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं की गई है, कि पब्लिक की तरफ से अनजाने लोग बहुत तारीफ के चिट्ठियां भेज रहे थे और सपोर्ट की भेज रहे थे, हम आपके साथ हैं,
यूनिवर्सिटी में बहुत गड़बड़ है और आप बहुत जूझ रही हैं, हम समझ रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस ये कहने में कि हमारे टीचर साथी ही में ही बहुत सारे जो साइलेंट मेजॉरिटी थी वो चुपचाप मेरी शायद पसंद कर रही थी। लेकिन हर जैसे समाज में हमेशा होता है कि जो एक छोटी माइनॉरिटी होती है जो जिसकी फितरत ट्रबल मेकिंग की होती है, वो हमेशा जी, ज्यादा हावी होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो वो जो एक लाउड छोटी होते हैं। माइनॉरिटी थी वो मेरे खिलाफ, वो भी मेरे खिलाफ काम कर रही थी, टीचर्स में भी मुझे बदनाम कर रही थी, मेरे साथ सहयोग नहीं। वो रोज दंगा करने वाले विद्यार्थियों को सपोर्ट कर रहे थे और अफरा तफरी मचाने की कोशिश कर रहे थे। कोशिशें की मैंने, कुछ लोगों को समझ में आया कि वो कोशिशें थी। उस समय के चांसलर हालांकि उस पार्टी के थे जो पार्टी मुझे शुरू से ही नापसंद करती रही है, लेकिन वो मेरी कामों को अप्रिशिएट कर रहे थे। मेरे लिए इतनी संतोष की बात है। मैं कोई बड़े काम नहीं कर पाई, लेकिन ये है कि ये सबूत जरूर मैं दे पाई कि मैं ताकत भर कोशिश कर रही हूँ। और रिस्क लेके भी, रिस्क था, मैंने अपने घर पे भी सिक्योरिटी नहीं लगाई थी, लोगों ने कहा पर मैंने नहीं लगाई। मैंने वीसी लॉज में भी रहना शुरू नहीं किया, अपने प्राइवेट छोटे से घर में 3 कमरों के घर में रह रही थी। और वहां पे हमारे यहाँ ताला टूट के चोरी भी हुई हमारे घर में। तो सब रिस्क लिए मैंने, सिक्योरिटी अलग से नहीं ली मैंने। लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ असर था। और जो अखबारों में आया वो एक काम आया था कि सभी कागजात में, सभी डॉक्यूमेंट्स में माँ का नाम जुड़ना। हम्म, ये हिंदुस्तान में बताएगा कि पहली बार हमने कराया, कराते समय हमको ये एहसास नहीं था कि कोई इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो माँ का नाम विद्या, स्टूडेंट्स, टीचर्स और एम्प्लॉयज सभी के कागजात में पिता के नाम के अलावा माँ का भी हो, ये मैंने शुरू किया था। और अखबारों ने ये कहा कि ये पहली बार हुआ है, जिसका मुझे पता नहीं ये था। ये तो बड़ी अजीब बात है कि माँ का नाम नहीं होता था पहले। माँ का नाम नहीं हुआ। और मुझे ये लगा कि जिस माँ के, जिस स्त्री के शरीर से ही जिंदगी की शुरुआत होती है, उसकी दास्तान किसी भी इंसान की माँ के पेट से शुरू होती है, उसका नाम नहीं होता था। और मैं आपको बताऊं कि जब ये रूल बन गया और मैं वापस जब वीसी शिप की कुर्सी खाली करके गई वापस अपने हम्म, टीचिंग के काम में, तो जब हम्म, एडमिशन के फॉर्म्स आए उसमें बहुतों ने माँ का नहीं भरा था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो चुका था रूल। तो जब उसको रोका गया, लड़के लड़कियां आए जिनके अधूरे थे फॉर्म, तो उनमें से कईयों को अपनी माँ का नाम पता नहीं था। आपको ताज्जुब होगा, उन्होंने कहा कि हम पूछ के तब भर के लाएंगे मैडम। क्योंकि क्या होता है, माँ को माँ ही कहते हैं। लालगंज वाली, लालगंज वाली मुन्नी की माँ, हालांकि चाची, उसका नाम तो खो जाता है उसके, बहुत बार उसे खुद याद नहीं रहता अपना नाम। कौशल्या नाम अगर उसका है या जरीन नाम उसका है, तो वो होगी कासगंज वाली या रेहान की माँ या प्रदीप की माँ या चाची या बुआ। इस तरह उसकी आइडेंटिटी बनती है, उसकी अपनी आइडेंटिटी। बदल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी भी ऐसा है, बदल रहा है। लेकिन 80% तो आज भी है जो अभी बदलने को बाकी है। तो ये मुझे जो लगता है जिक्र कि ये किया, एक नहीं नहीं, आप कुछ कह रही थी, मैं माफी चाहूंगा। ये बस मैं कह चुकी हूँ। आप तो ये जो आगे। जिक्र किया, ये एक दूसरी चीज की तरफ बहुत शिद्दत से पॉइंट करता है कि आपने बहुत सारा अपना वक्त न सिर्फ एकेडमिया को दिया, बल्कि आपने बहुत सारा वक्त सोशल जस्टिस के लिए, खास तौर से औरतों के हुकूक के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए भी जो है वो लगाया, उसमें अपना बहुत सारा वक्त, बहुत सारी जिंदगी आपने उसको भी दी है। तो ये जो आपने बिल्कुल एक जिसे कहेंगे रिलेंटलेस एडवोकेट रही हैं आप सोशल चेंजेस को लेकर, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अ, देखिए, ये धीरे धीरे जैसे मेरी समझ थोड़ी निखरती गई। क्या मैं भी ट्रेडिशनल फैमिली से आई थी, लेकिन उसमें कुछ कुछ खुलापन था और बहस होती थी। तो कहीं हमको नैरो रास्ते, पतले रास्ते मिले
क्रिटिकल थिंकिंग हम्म, डेवलप करने के लिए घर से ही। तो मैं उनकी आभारी हूँ, अपने परिवारजनों, माता पिता। लेकिन धीरे धीरे फिर और वाइडर सोसाइटी में, बातचीत में, और किताबें, मैगजीन, कुल मिला के इंसान असल में कॉन्शियसली, शायद ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसी, और शायद हर इंसान के साथ होता है, कि वो तमाम सारे एक्सपोजर से गुजरता है, उसे याद भी नहीं रहते, वो नोटिस भी नहीं करता कि उस पर क्या क्या छाप पड़ रही है, किस किस तरीके के प्रभाव पड़ रहे हैं। और फिर वो उसी से निर्मित हो, फिर वो कुछ उन चीजों को पसंद करता है, कुछ को निकाल फेंकता है। शायद ऐसे ही मेरे साथ हुआ संभव, मुझे नहीं पता किन चीजों ने मुझ पे क्या असर डाला, नेगेटिव भी डाला, पॉजिटिव भी डाला, कुछ नेगेटिविटी अभी भी है मेरे अंदर शायद, बहुत सी हैं। अगर आप कभी और चर्चा करेंगे तो मैं अपनी क्रिटिसिज्म भी बता दूंगी कि क्या क्या खराबियां हैं। लेकिन जो वो थोड़ी सी बेहतर बातें लोग समझते हैं मेरे बारे में, जो काम किया, वो कहीं धीरे धीरे बना होगा मेरे दिमाग में, और मुझे वो चीजें पसंद आई होंगी लोगों की बातों में, सेमिनार्स में जो लोग बोल रहे हैं, या जो किताबें मैंने पढ़ी, कि जिसमें मुझे लगा कि बराबरी वाली बात क्लिक कर गई दिमाग में, कि यही तो अच्छी बात है। आखिर क्यों हो गैर बराबरी, जाति क्यों हो, का भेद क्यों हो, धर्म का के आधार पे हम इंसान को क्यों तय करें, धर्म वो मानता है, ये उसका हक है, लेकिन हम उसके आधार पे क्यों उसको सही गलत, अच्छा बुरा तय करें, उसके साथ व्यवहार में फर्क हम क्यों लाएं। उसी तरीके से औरत बच्चा पैदा कर सकती है, ये खासियतें आदमी नहीं कर सकता, ये एक बहुत बेसिक बायोलॉजिकल डिफरेंस है। शरीर की बनावट का डिफरेंस भी इसीलिए है, या चूंकि शरीर का बनावट का डिफरेंस है, इसलिए ये डिफरेंस है। लेकिन एक सामाजिक प्राणी के नाते, एक इंसान के नाते, उसकी क्षमताएं, उसकी कैपेसिटीज, उसकी भूमिकाएं, रोल्स इन सोसाइटी, ये मेरी समझ में कभी नहीं आई कि ये सिर्फ औरत आदमी होने की वजह से फर्क क्यों हो, ये सिर्फ ब्राह्मण और वैश्य या दलित होने की वजह से, शूद्र होने की वजह से क्यों ये तय हो, ये सिर्फ धर्म के आधार पे तय क्यों हो, कि कोई फला धर्म का है तो उसके लिए इसी तरह के काम हो सकते हैं, ये वाले काम, वो कारीगर ही बन सकता है, और वो एक बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर के अब है। लेकिन ये है कि बहुत सारी ये हम डिस्क्रिमिनेटरी चीजें थी समाज में, देखी भी, महसूस भी की, सुनी भी, उसके बारे में चर्चाएं भी पढ़ी और सुनी। तो कुल मिला के मुझे संभव, क्यों मैं नहीं बता सकती, लेकिन संभव मुझे वो बातें अच्छी लगी जो सब इंसानों को एक समान मानने वाली थी। उसके लिए एक ललक पैदा हुई मेरे दिमाग में, उसके प्रति एक लगाव, एक सपना बन गया वो मेरा। ऐसे बहुत लोगों का सपना बना है जिन लोगों ने काम किया, और मेरे बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, पर आप खुद जानते हैं कि हमसे हजार या अरब गुना ज्यादा कितने लोग कर गए हैं काम, और अपने को सेक्रीफाइस भी कर दिया उन लोगों ने समानता की लड़ाई के लिए। तो वो एक जुनून मेरे भी दिमाग में बना, गलत लगता था तो बेचैनी होती थी, और फिर लगता था बात करो, लोगों को बताओ, इसके लिए लड़ाई लड़ो, तो करते रहे, छोटी मोटी लड़ाइयां करते रहे। तो ये दो चीजें आज भी मेरे दिमाग में एक पैशन की तरह हैं, कम्युनल हार्मनी, लेकिन उसके साथ जातिवाद का, जातिवाद की, जाति के जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। वो एक ही चीज के दो पहलू हैं, धर्म के आधार पे या जात बिल्कुल के आधार पे। सवाल ये है कि हम इंसान को एक बराबर नहीं मान रहे हैं, उसको कहीं हम कलेक्टिविटी में देख रहे हैं। क्योंकि सारी जो जड़ है आज भी, जो एक उभार है नफरत का, वो हमेशा से थोड़ा बहुत रहा है, इस समय कुछ ऐसा है कि मजबूत लोगों की सपोर्ट है, तो वो लोग खामोखा पन पा रहे हैं कि उन्हें शाबाशी मिलेगी, बड़ी चीजें मिल जाएंगी, सुविधा मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से रहा है। ये जो पागलपन है, इसके पीछे आप ये देखिए कि ये हमें किस तरीके से काटता है, ये हमें बांटता है, तो ये आज भी बेचैनी पैदा करता है। और इसलिए जो मैं ये कहूंगी कि कुल मिला के अगर मैं देखती हूँ कि कहाँ है जो हमारे जैसे, हम जो सपना पाले हुए हैं वो हमें कहाँ मिलता है, तो हमने संविधान पढ़ के वो सपना तो नहीं लिया, तमाम सारे ये बातचीत और लिटरेचर से लिया। लेकिन अब मुझे लगता है जो हमारे हिंदुस्तान का संविधान है,
उसमें वो सब बातें हैं। और आज जो चर्चा चल रही है लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिटिकल जो उसका है वो तो मैं मेरी अपनी चॉइसेस हैं, वहां भी पसंदगियां हैं, लेकिन मैं इस समय उसको नहीं लाना चाहूंगी। पर ये बात मुझे सही लगती है कि जो हमारे संविधान का जुज है, जो जी इसेंस है, वो उसके प्रियम्बल में ही दिया हुआ है। और अगर कोई पूछे, जिसने भी संविधान पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है सरसरी निगाह से, वो ये मानेगा कि उसका कोई कहे कि एक शब्द में बता दो कि उसकी जान क्या है। इक्वालिटी, समानता, जाति, धर्म, जेंडर, भाषा, क्षेत्र, धर्म, कुछ भी आपको समान अधिकार से वंचित नहीं रखेगा, डिप्राइव नहीं करेगा। बिल्कुल वही हकूक आपके होंगे जो किसी दूसरे के हैं, सबके एक हकूक होंगे। और इसका मतलब क्या है? यही इसेंस लोकतंत्र का भी है, डेमोक्रेसी का भी है, कि एक इंसान, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि जिसको ज्यादा वोट बने मिले वो सरकार बनाए, वो तो एक तरीका हमने डेवलप कर लिया। इसेंस ये है कि जो हारा उसका भी अधिकार उतना ही है जितना जीते वाले का है, ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे। समाज में उसके अधिकार कम नहीं होते। और एक अकेला इंसान पूरे हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ खड़ा होके अपनी बात कह सकता है, उनसे डिसएग्री कर सकता है, उसे चोट ना आए। अब आजकल क्या हो रहा है? हर चीज में मेजोरिटेरियन। लेकिन हमारा संविधान ये कहता है और बाकी इंसानियत ये कहती है कि सारी दुनिया एक तरफ, मैं अगर उसको गलत मानती हूं तो बिना मुझे नुकसान पहुंचाए, बिना मुझे खतरे में डाले और बिना मेरा कोई अधिकार कम किए, मुझे आजादी होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल निडर होके अपनी एलानिया बात एलानिया ये बात कहूं कि मैं तुम सबसे डिसएग्री करती हूँ, मेरा विचार ये है, आपसे मुख्तलिफ है, बिल्कुल और हमें कोई नुकसान ना हो। हम ऐसा संसार चाहते हैं, और संसार ऐसा चाहते हैं तो हिंदुस्तान भी ऐसा चाहते हैं। और हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ के लोगों से ज्यादा मेल मिलाप है, तो ज्यादा दुख भी तब होता है जब यहाँ इसको नहीं माना जाता है। दुख तो सबके लिए होता है, कोरिया में होता है तो भी, गजा में लोग मरे जिस तरह मारा गया, या हमारे हिंदुस्तानी जिस तरह से सिर्फ पैसे के लिए दूसरे देशों की लड़ाइयां लड़ने जा रहे हैं, जान दे रहे हैं। दुख तो उनके लिए भी होता है और बाहर वालों के लिए भी होता है, लेकिन अपनों जिनके साथ रह रहे हैं उनके लिए ज्यादा होता है। तो बिल्कुल ये एक सबके साथ पैशन आपका तो रिश्ता है होना चाहिए, हर एक का होना चाहिए। यानी कि आप एक सिटीजन है तो ये सोचे बिना कैसे आप जिंदा रह पाएंगे, कैसे आप रात की नींद सो पाएंगे, अगर आपको ये बात परेशान नहीं करती है कि किसी को भी आप सिर्फ एक शक पर, ना एफआईआर, ना पुलिस रिपोर्ट, ना जांच पड़ताल, आपने लिया और मार दिया, आपने लिया और उसको अब्यूज कर दिया, उसको आपने अपमानित कर दिया, उसको मार दिया। आप दलित के ऊपर यूरिनेट कर रहे हैं, आप लड़कियों के बलात्कार, चौगने बढ़ गए हैं, और बलात्कारियों की आप पूजा आरती उतार रहे हैं। ये क्या कभी आपने अपने देश के लिए सोचा था? आप जिस उम्र के हैं, आपने कभी ये सोचा था कि किसी भी देश में, अपने देश छोड़ दीजिए, किसी भी देश में ये हो सकता है कि बलात्कारियों की आरती उतारी जाए? हम मांगते हैं अच्छी हवा, साफ पानी, अच्छी शिक्षा, तो कहा जाता है कि आप अमन भंग कर रहे हैं, जेल में रखा जाता है। हमारे कितने नौजवान और विद्वान लोग, शानदार लोग जेल में हैं, कोई 8 साल से है, कोई 10 साल से है, और उसको बेल नहीं मिलती। नाम कहेंगे तो नाम भी लिया जा सकता है, सैकड़ों नाम है, उनको बेल नहीं मिलती। जी लेकिन बलात्कारी को कितनी आसानी से बेल मिलती है। हमारे यहाँ कितने बलात्कारी हैं जो पिछले महीनों में
दर्जनों की लिस्ट है, और ये वो हैं जिनका कि आरोप सिद्ध हो गया है। ये केवल आरोपी नहीं है, एक्यूज्ड नहीं है, देयर क्राइम हैज बीन प्रूवन। उनको कितनी आसानी से धड़ाधड़ मिल रही है। तो ऐसे देश में आप अगर जेंडर पे और समानता के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए काम नहीं करेंगे, तो हम सोचते हैं कि आप सो कैसे पाते हैं, खाना कैसे खा पाते हैं। हम उन लोगों से ये पूछना चाहेंगे। हम लोग जो काम कर रहे हैं इनसे ना पूछिए कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये नेचुरल है, करना पड़ेगा। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप कैसे कैसे है रह पाते हैं। ये सवाल है। शायद गहरी बहुत बात है लंबा कि हो गया। हाँ, आपने कहा था कि बहुत थोड़ा सा इंटरव्यू थोड़ा सा, करना, हाँ। बातों बातों में आपसे ज्यादा हो गया। चलिए खैर, आप ठीक है, अब एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं कि जो स्कॉलर्स, यंग स्कॉलर्स हैं, जो एक मीनिंगफुल करियर चाहते हैं एकेडमिया में खास तौर से, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? मैं उनसे ये कहूंगी कि करियर की संभावनाएं बहुत पतली होती संकरी होती जा रही हैं। सब लोग जान रहे हैं हम्म। कि हम्म। करियर अब ज्यादा आपको मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए अगर आप ये सोचें कि भाई हम तो यहाँ निकल जाएंगे, वहां निकल जाएंगे, ये आपके देश के युवाओं की बात है। किसी भी देश में किसी भी वक्त में ऐसा नहीं हुआ कि जब तक लोग मिलके ना लड़े हों उनको वो चीज मिल गई हो। जो सत्ता होती है, पावर होती है, वो कभी आसानी से चीज नहीं देती है, क्योंकि सत्ता में टिके रहने के लिए कुछ जालिम होना जरूरी हो जाता है। तो आपको उन उस जुल्म, वो भी मजबूर है शायद जुल्मी बनने के लिए। तो आपको मिल करके लड़ना पड़ेगा। जहां भी लोग, देखिए किसान आंदोलन हमारे सामने एक है। हालांकि वो अभी भी सक्सेसफुल पूरी तरह नहीं रहे हैं, लेकिन वो कम से कम अभी जो जिन कानूनों से उनको खतरा था उनको परे धकेलने में तो सक्सेसफुल हुए हैं। क्यों? वो लगातार मिलकर के लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे हैं। उसी तरीके से हम युवा वर्ग से ये कहना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने कहीं और निकल रहे हैं, आपका हक बनता है। अच्छे, हम ये नहीं कहेंगे कि सेक्रीफाइस देना कोई जरूरी कर्तव्य है, ये तो हीरो का काम है। लेकिन कम से कम इतना कर सकते हैं कि आवाज उठाने में ज्यादा हमें रोजगार के अवसर मिले, करियर हमारे देश में ही एक अच्छी जिंदगी बिताने लायक, एक आरामदेह जिंदगी बिताने लायक हमें अपॉर्चुनिटीज मिले करियर बनाने की। हमें बाहर भटकना ना पड़े। हम अपने ही देश में रह करके या कायदे से हम अपने देश के 80% युवा कम से कम रोजगार हो तो हम चलो बाहर है और बेहतर के लिए चले जाएं। पर हमारे यहाँ अगर 80% आज बेरोजगार है, तो उस लड़ाई में आपका कंट्रीब्यूशन जरूरी है। आप मिलकर के लड़िए। अपने व्यक्तिगत करियर के आप जो कर सकते हैं करिए, इसको कोई रोक नहीं सकता, आपका हक बनता है। लेकिन उस लड़ाई में आप भागीदारी जरूर करिए। कहीं भी जाएं, आप अमेरिका जाएं, रूस जाएं, जर्मनी जाएं, कहीं भी जाएं, पर अपने देश के जो बेरोजगार युवा है उसके बेहतर हमारी इंस्टीट्यूशन हो, बेहतर वो करियर मेकिंग इंस्टीट्यूशन, अच्छा इंसान बनाने के अलावा करियर भी बनाने की शिक्षा दे। तो वो शिक्षा भी अब उतनी अच्छी नहीं मिल रही है। ये भी बात है। हमारे शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस काफी गिर गए हैं पहले से। वहां पॉलिटिक्स बहुत आ गई है। इसलिए एक अच्छी शिक्षा की मांग के लिए और रोजगार की मांग के लिए मिल करके आवाज में आवाज जरूर मिलाएं, ये हम कहेंगे उनसे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप अच्छे इंसान बने, करियर बनाने के साथ एक संवेदनशील इंसान बने, लोगों का अपने से फर्क, लोगों का दुख दर्द समझे, ये बहुत जरूरी है। और उनसे ये कोई हमारी मांग नहीं है, हमारा उनके से ये निवेदन है। एक बूढ़े व्यक्ति होने के नाते, एक बूढ़े लोग आज आप लोगों से, जवानों से ये मांग रहे हैं भविष्य के लिए सौगात।
कि आप बेहतर इंसान बनाने वाली शिक्षा और रोजगार की मांग करिए मिल करके। बहुत खूबसूरत मैसेज है आपका। चलिए, तो शुक्रिया आपका कि आपने शुक्रिया बुलाया। आपका। आपने कहा था बहुत थोड़ा सा वक्त देंगे, लेकिन फिर भी आपने अच्छा खासा वक्त दे दिया। थैंक यू सो मच कि आप आई, आपने इतनी इंसाइटफुल बातें शेयर करी हमारे साथ। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। एंड जैसे कि मैं पहले बोल रहा था आपको कि हमेशा दूर से आपको सुना था, कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि आपसे ऐसे रूबरू होकर बात कर सकें। आज खुशकिस्मती थी हमारी कि हमारी बात हो पाई आपसे। थैंक यू सो अब मच मुझे अफसोस है कि प्रोफेसर। लंबा हो गया। मुझे नहीं नहीं, अफसोस है बिल्कुल लंबा हो बिल्कुल, गया। ऐसा कतई मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई अफसोस वाली बात है। अच्छी बातें हो रही थी, तो मेरे ख्याल से सभी का दिल लग रहा था आपको सुनने में। शुक्रिया थैंक यू सो मच शुक्रिया। प्रोफेसर वर्मा। शुक्रिया बहुत बहुत, शब्बा खैर। और आप सबसे मेरी मुलाकात अगले संडे को होने वाली है, नर्सल लाइफ में, शाम 8 बजे। अपना ख्याल रखिए। टिल देन, हैव अ लवली वीक अहेड। बाय बाय। गुड नाइट।